तो स्टार्ट करने के लिए हम ये देखेंगे कि सबसे पहले जब आपके पास CSS के इम्तहान में क्वेश्चन पेपर आता है तो आप कहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो तरीक़ाकार होगा वो इस तरह का होगा कि आप लोग जो हैं वो सबसे पहले थॉट वर्क करेंगे, अपने दिमाग से सोचेंगे कि भाई मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, इस पे क्या कर सकता हूँ, प्लान करेंगे। और इसमें बेशक काफ़ी सारा टाइम आपका लग जाए, लेकिन एक अच्छी प्लानिंग जो है वो आपके अच्छे ऐसे का प्रेडिसेसर होगी, उसको प्रिडिक्ट करेगी कि आपका ऐसे अच्छा होने वाला है। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी ना हुई तो फिर आपके ऐसे में भी मसले होंगे, आपको जगह-जगह रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि भाई मैं किस तरह से जो है वो अपने ऐसे को आगे लेके चलूँ, मैं तो यहाँ फंस गया हूँ। ठीक है? तो इसलिए हमने अपने 10 लेक्चर्स में से ऑलमोस्ट 3-4 लेक्चर जो हैं वो रखे हैं सिर्फ प्लानिंग के ऊपर कि ऐसे को प्लान कैसे करना है, ऐसे का सवाल देख के हमने सोचना क्या है। ठीक है? तो टोटल पहले 3 सेशन जो होंगे वो प्लानिंग से रिलेटेड होंगे, बल्कि पहले 4 सेशन जो होंगे वो प्लानिंग से रिलेटेड होंगे। ठीक है? वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कि वेल प्लान्ड इज़ हाफ डन, कि अच्छा प्लान किया हो तो आधा काम वैसे ही हो जाता है। तो इसी तरह ये होगा कि एक बार आप प्लानिंग कर लेंगे पौना घंटा लगा के, 1 घंटा लगा के ऐसे के अंदर, तो अगले 2 घंटे आप मुसलसल लिखते जाएंगे, आपका कलम कहीं रुकेगा नहीं। ठीक है? तो हम जो है वो प्लानिंग से स्टार्ट लेते हैं। और सबसे पहले जैसे कि आप असल में इम्तहान में बैठे होंगे तो आपके पास सबसे पहले क्या होगा, आपके पास एक क्वेश्चन पेपर आएगा जिसमें 10 टॉपिक्स दिए होंगे और आपने एक टॉपिक पे ऐसे लिखना होगा। ठीक है? तो इधर मैं आपको ये बताता चलूँ कि किसी भी ज़ुबान को, किसी भी लैंग्वेज को जज करने के लिए, ये देखने के लिए कि इसमें कितनी महारत है एक बंदे की, आपको 3 चीज़ें चेक की जाती हैं आप लोगों की। एक चीज़ चेक की जाती है कि अगर उसे एक जुमला दे दिया जाए या एक टॉपिक दे दिया जाए, तो क्या उसे वो लंबा करके लिख सकता है? यानी 2500 वर्ड्स पे, 3000 वर्ड्स पे। ये चीज़ आपकी ऐसे राइटिंग में चेक होती है। दूसरी चीज़ ये दी जाती है कि अगर आपको एक छोटा पैराग्राफ दे दिया जाए या एक लंबा पैराग्राफ दे दिया जाए, तो क्या आप उसको छोटा कर सकते हैं? इस तरह से कि आपका कोई मानी या कोई मतलब उसका ज़ाया ना हो। तो ये चीज़ जो है ये देखी जाती है आपके प्रेसी के अंदर। ठीक है? आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसे कहते हैं कि 1/3 करके दिखाएँ। और तीसरी चीज़ जो देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि क्या इसे एक अगर पैराग्राफ दे दिया जाए, तो क्या इसे ये बंदा जो है, जो जिसे हम इम्तहान ले रहे हैं उसकी अंग्रेज़ी का, क्या उसको वो अपनी ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में ट्रांसलेट कर सकता है? तो ये चीज़ भी आपके प्रेसी के पेपर में 10 नंबर का सवाल आता है, जिसमें उर्दू का पैराग्राफ दिया जाता है और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इंग्लिश का पैराग्राफ लिखें उसका तर्जुमा करके। तो ये 3 चीज़ें जो हैं ये अगर आपको अच्छी आती होंगी, तो आपको वो ज़ुबान आती होगी। और अगर आपको वो ज़ुबान आती होगी, तो जो आपको सिलेक्ट करने वाले लोग हैं, जो CSS की इम्तहान लेने वाले लोग हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि जिस अफ़सर को हमने रखना है किसी अहम पोस्ट के लिए, क्या उसको अंग्रेज़ी ज़ुबान पे कमांड है। ठीक है? तो इसमें जो जो चीज़ हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं ऐसे राइटिंग। ठीक है? तो ऐसे राइटिंग के लिए जो है हमारे पास 10 सवाल आते हैं और हमने उसमें से एक सवाल का जवाब देना होता है। तो आम तौर पे जो पेपर होते हैं उसके अंदर हमारे पास सवाल आते हैं जनाब 7 और उसमें से हमने 4 करने होते हैं। लेकिन ये ऐसे राइटिंग वाहिद पेपर है जिसके अंदर आपके पास 10 सवालों की चॉइस होती है। ठीक है? तो ये और किसी पेपर में नहीं होती और ये इस पेपर की बरकत है। ठीक है? आपको देखना होगा कि मैं 10 में से कितने सवालों के जवाब जो है वो दे सकता हूँ। अच्छा, अब ये तो हो गया जनरल सा तारुफ़। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपने पास्ट पेपर जब देखने हैं, पास्ट एसेस देखने हैं, तो वो कहाँ से देखने हैं? तो एक वेबसाइट है vshine.org, VSHYNE.org। ये मैं स्क्रीन पे आपके साथ शेयर भी की हुई है। इससे आपको पिछले 40-50 सालों के CSS और PMS के पेपर, पास्ट पेपर मिल जाएंगे। ठीक है? तो हम इसमें से अपना एसए का इंग्लिश पेपर ढूंढते हैं, जो ये साइट पे लिस्ट है,
और ये 1971 से लेके 2020 तक जितने भी ऐसे के इम्तहान हुए हैं उन सब की लिस्ट मिल जाएगी आपको। इसमें से हम पिछले साल का पेपर चूज़ करते हैं क्योंकि वो रिसेंट पेपर था, आप सब लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये 10 टॉपिक जो हैं ये आपके सामने आ गए हैं, हम इन्हें कॉपी करके अपने क्लास वर्क के अंदर ले जाएंगे, अपने जो नोट्स हैं उसके अंदर ले जाएंगे। लीजिए, ये 10 जो हैं ये आपके सामने नज़र आ रहे होंगे आपको, और अब हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि आपको मज़ीद नज़र आ जाए। जी, तो मोहित साहब आप ज़रा अपना माइक ऑन करें और पहला टॉपिक पढ़ें। हेलो, जी अक्सा आप माइक ऑन करें और पहला टॉपिक पढ़ें। अच्छा, आपका माइक आई थिंक म्यूटेड है, मैंने सबका इकट्ठा म्यूट कर दिया था, हम इसे ऑन कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। एक मिनट। जी अक्सा आपका माइक में, हाँ जी आप पढ़ें। in our lives? जी, डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ्स। तो ये जो है ये आपसे पूछ रहा है कि ज़िंदगियों में लिटरेचर की ज़रूरत है या नहीं है। तो आप में से जो स्टूडेंट्स तो एमए इंग्लिश के, एमए उर्दू के या किसी लिटरेचर से में डिग्री लेने वाले स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए तो बहुत मुमकिन होगा कि वो इसके ऊपर बहुत कुछ लिख सकें। लेकिन एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, एक मेडिकल का स्टूडेंट, एक बीकॉम किया हुआ स्टूडेंट, एक एमबीए वाला या किसी और डिग्री का जो स्टूडेंट है लॉ वाला, उसको बहुत कम पता होगा कि वो इस पे क्या लिखे, ठीक है। तो और दूसरी बात ये है कि क्या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ हमारे सीएसएस के 11 सब्जेक्ट्स में आती है, तो उसका आंसर है जी नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए जो है हम कोशिश करेंगे कि ऐसा टॉपिक ना छेड़ें जिसका हमें पता ना हो या जिसके लिए हमें डेटा इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, ठीक है। तो ये जो हमने टॉपिक नहीं करना तो इसे हम रेड कर देते हैं, ठीक है जी। अब अमीर तैमूर खान साहब आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आप जो है मुझे बताएं कि दूसरे वाला टॉपिक पे क्या लिखा हुआ है। Women universities as agents of change. जी, इन्होंने लिखा हुआ है कि ख़वातीन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो चेंज की एजेंट हैं, यानी उनसे तब्दीली आ सकती है माशरे में, ठीक है। औरत को यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाया जाए तो उससे माशरे में तब्दीली आ सकती है। अब आप में से जिन लोगों का जेंडर स्टडीज़ टॉपिक होगा वो तो बहुत अच्छा इस पे लिख सकेंगे। जिन लोगों ने पाकिस्तान अफेयर्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ का रोल या यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशन के बारे में पढ़ा होगा वो भी बहुत अच्छा लिख सकेंगे। लेकिन मे भी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको भी अच्छा ना लिख सकें, ठीक है। तो इसको हम ये कर देते हैं कि ये कुछ स्टूडेंट्स लिख सकते हैं इसके ऊपर और कुछ स्टूडेंट्स नहीं लिख सकते। अच्छा, तीसरा टॉपिक जो है वो है जी पाकिस्तान एंड द फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज। तो अवैस अनवार साहब आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप काइंडली हमें ये बताएं कि ये जो क्या नाम है उसका कश्मीर कॉज है, क्या ये हमारे सीएसएस के कोर्स में हर स्टूडेंट ने पढ़ा होगा? यस सर, आई थिंक सो के पढ़ा होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये पाकिस्तान अफेयर्स का भी हिस्सा है, ये आयर का भी हिस्सा है, पॉलिटिकल साइंस का मैंने कोर्स नहीं देखा, मैं भी उसका भी हिस्सा हो, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के अंदर भी कोई इसका क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए 4 सब्जेक्ट्स के साथ मैच करता है। तो इसके ऊपर उम्मीद है कि हमारे बहुत सारे सीएसएस एस्पिरेंट्स जो होंगे
उनके पास इसका डेटा मौजूद होगा। चनांचे हम इसे ग्रीन कलर कर देते हैं, ठीक है। तो इसका डेटा आप सबके पास मौजूद है। हम सारे बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर का कॉज क्या होता है, कश्मीर के अंदर क्या मसले चल रहे हैं, मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। और जब हम CSS की तैयारी करना शुरू करते हैं तो हम रोज़ अखबार में कश्मीर के बारे में ख़बर पढ़ते हैं, PTV पे, दूसरे चैनल्स पे कश्मीर टाइम के अंदर प्रोग्राम देखते हैं। तो हमारे बैक ऑफ द माइंड बहुत कुछ जमा है कश्मीर के बारे में, ठीक है। तो हमसे कुछ पूछे तो हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसे ग्रीन कर देते हैं और अगली जो एक्सरसाइज होगी उसके अंदर इस तरह के इश्यूज से रिलेटेड जो है हम टोटल एक लेक्चर करेंगे और उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर लिख सकते हैं, जिसे ब्रेन स्टॉर्मिंग का सेशन हम कहते हैं, ठीक है। अपने दिमाग की बत्ती जलाना, अपने दिमाग के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल जो आपका चीज़ें हैं उसको आपने जो है क्या नाम है उसका यूज़ करके तो करना, लिखना, कोई चीज़ लिखना, ठीक है जी। अब जी अब्दुल माजिद साहब, आपका मैं माइक ऑन कर रहा हूँ और आप मुझे ये बताएं कि चौथे नंबर पे क्या लिखा हुआ है। Polarized politics, the issues and challenges of democracy in Pakistan. तो माजिद साहब हमें ये बताएं कि ये क्या बात कर रहा है। सर ये चैलेंजेस के बारे में पूछा, जमहूरियत के पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत में किस किस तरह के मसले वगैरह और किस तरह से उसको इश्यूज वगैरह पेश आते हैं। जी, समवट आप दुरुस्त हैं। वो सारे मसले की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ पोलराइज्ड पॉलिटिक्स के मसले की बात कर रहा है कि तब जो तकसीम हुई हुई सियासत है उससे पाकिस्तान की जमहूरियत पे क्या असरात पड़ रहे हैं। तो आपको पता है कि जमहूरियत के बारे में आप पाकिस्तान अफेयर्स में भी पढ़ेंगे, आप जो है करंट अफेयर्स के अंदर भी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी करेंगे। आप आगे जो है आपका इवन इस्लामियात के अंदर भी इस्लाम का जमहूरी निज़ाम के ऊपर बात होती है। फिर उसके बाद आपके पास जो है क्या नाम है उसका IR के अंदर पॉलिटिकल साइंस के अंदर जमहूरियत पे बात होती है। तो आप में से बेशतर लोग जो होंगे वो इस्लाम के जमहूरी निज़ाम के ऊपर जो है वो बात कर सकते होंगे, ठीक है। तो हम इसको जो है सॉरी पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम पे बात कर सकते होंगे। हम इसको कौन सा कलर करें जनाब, हम इसको ग्रीन कलर करते हैं क्योंकि इसका आपको ज़्यादा पता है, ठीक है। उसके बाद जनाब साइबल फातिमा प्री मेडिकल ए आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ और आप काइंडली जो है ये 5th टॉपिक पढ़ें। ये है ग्लोबल पावर डायनेमिक्स एंड पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। ग्लोबल पावर डायनेमिक्स एंड पाकिस्तान पावर पॉलिसी, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी पॉलिटिकल साइंस, IR और करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के ऊपर सारे लोग बात करते हैं। जो लोग अखबार पढ़ते हैं उन्हें डेली के ग्लोबल पावर डायनेमिक्स का पता चलता जाता है कि आजकल क्या हो रहा है दुनिया में। तो उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी अवेलेबल डेटा इसके बारे में होगा, ठीक है जी। अच्छा, बिलावल मंगरियो साहब, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आप काइंडली जो है अपना माइक ऑन कीजिए। हेलो, बिलावल साहब आप अपना काइंडली माइक ऑन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। यस सर। जी बिलावल साहब, ये आप गूगल शीट के ऊपर क्या कर रहे हैं? सर ये गलती से लग गया था, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये काइंडली जो है इसके साथ ये ना करें, सब लोग देख रहे हैं इसको, ठीक है। और हमारे जो हैं माहम साहबा हैं हमारे साथ क्लास में, इनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ और ये 6 टॉपिक पढ़ेंगी। हेलो माहम।
चलें, ये जोहा मलिक साहब हमें जो है वो पढ़ेंगी 6 टॉपिक क्या लिखा हुआ है। Pakistan's informal economy, the way forward. जी जोहा साहबा, ज़रा आप बताएं हमें कि इसके अंदर क्या बात की जा सकती है। पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में लिखेंगे कि रुपए की जो वैल्यू है वो कैसे डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है डॉलर से कंपेयर करके। इस तरह जी जोहा साहबा, इसके अंदर थोड़ी सी ट्रिक ये है कि ये इनफॉर्मल इकोनॉमी के बारे में है, यानी वो इकोनॉमी जो बैंकों के थ्रू नहीं होती या जो इकोनॉमी गवर्नमेंट के थ्रू नहीं होती। मिसाल के तौर पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स ठेका लेते हैं वो किसी बैंक के थ्रू कोई काम नहीं होता, फिर कोई मज़दूर मज़दूरी करता है तो वो किसी बैंक के अंदर उसका रिकॉर्ड नहीं जाता, गवर्नमेंट के पास नहीं जाता, इसे इनफॉर्मल इकोनॉमी कहेंगे। तो ये थोड़ा सा, अगर फॉर्मल इकोनॉमी होती तो आपके लिए बहुत आसान होता, लेकिन इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है ये एक तरह से कैच है, तो हम इसको जो है येलो कलर कर देते हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल भी नहीं है और दरमियाना सा है। अच्छा जी, अमीर तैमूर खान साहब ने कहा है कि फ्रीलांसिंग, बिल्कुल अमीर साहब आप सही कह रहे हैं, फ्रीलांसिंग भी एक इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा है। ठीक है, अच्छा 7 नंबर के ऊपर जो है वो है प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। ठीक है, अब आप में से वो बंदा हैंड रेज करे जो इसके ऊपर कुछ नहीं जानता टूरिज्म के बारे में, वो बंदा सिर्फ हैंड रेज करे। जी, राबिया खालिद साहबा नहीं जानती और बाकी 23 पीपल जो हैं वो इस टॉपिक के बारे में जानते हैं। सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म अच्छी कैसे हो सकती है, क्या क्या करना चाहिए, हुकूमत को क्या करना चाहिए, जगहों को कैसे साफ़ करवाना चाहिए, पब्लिसिटी कैसे करनी चाहिए। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप सब लोग बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं। राबिया खालिद साहबा जो है वो थोड़ा सा जब अखबार वगैरह पढ़ना स्टार्ट करेंगे CSS की तैयारी के लिए और साथ बाकी चीज़ें देखेंगी तो उनको सारी चीज़ें जो हैं वो इसका डेटा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब 8वां टॉपिक जो है वो राबिया खालिद साहबा ही पढ़ेंगी कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। जी राबिया, काइंडली पढ़िए 8वां टॉपिक। I do not agree with what you have to say, but I'll defend to the death the right to say it. राबिया साहबा, इसका क्या मतलब है? सर मुझे इसकी समझ आई है। चले मैं बता देता हूँ। ये एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे वोल्टेयर, उनका कॉल है कि मैं आपकी बात से एग्री ना भी करूं लेकिन आपकी बात जो है उसको रोक नहीं सकता, आपकी बात के ऊपर पहरे नहीं बिठा सकता, आपको अपनी बात की आज़ादी इजहार राय में ज़रूर दूंगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप अगर ये नहीं मानते कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन अच्छी पॉलिटिक्स का तकाजा ये है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को चांस दिया जाए। ठीक है, ये ज़रा टॉपिक इस तरह का है कोटेशन बेस्ड, कि एक कोटेशन को आपने जस्टिफाई करना है, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिखना बहुत लोगों के लिए मुश्किल होगा। ठीक है, जैसे लिटरेचर का रोल पूछा गया था, इसी तरीके से इस टॉपिक पे लिखना भी मुश्किल होगा, तो हम इसको रेड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 9 में लिखा गया है कि इज़ पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन, क्या पाकिस्तान डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए तैयार है? तो मैं पूछता हूँ अब में से रैंडमली किसी से कि पाकिस्तान के इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। ये नवीद ज़फ़र साहब हैं हमारे साथ, इनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ और ये बताएं कि डिजिटल रेवोल्यूशन क्या होता है। हेलो जी जी नवीद साहब। जी सर। सर डिजिटल रेवोल्यूशन में आपके पास जो पेपर वर्किंग जितनी भी है हम इसे खत्म करना चाह रहे हैं, यानी पाकिस्तान में ना जितनी है सब ऑनलाइन
ये ऐप के थ्रू, या जैसे अभी जितनी भी हमारी जॉब्स अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, हम इनको ऑनलाइन पेपरलेस करना चाह रहे हैं, असल इसका जो मेन वर्ड। ठीक, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान तैयार है या अभी टाइम लगेगा इसे? असल में अभी मैक्रो लेवल पे तो हो जाएगा, लेकिन माइक्रो लेवल पे यानी जो हमारे बेसिकली ऑफिसेज में हैं, क्लर्क्स हैं, उनके लिए ट्रेनिंग के लिए हमें टाइम चाहिए होगा, तो अभी तो टाइम लगेगा, उसका भी होगा। मे बी 4-5 years। पाकिस्तान के पास पैसे भी नहीं है, तो पैसा इकट्ठा करना भी मसला होगा डिजिटल रेवोल्यूशन लाने के लिए। ठीक है, असल में फंड्स का इशू भी आ सकता है। जी, फंड्स भी हैं, ट्रेनिंग का भी इशू है, इसके अलावा लोग भी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, सब लोगों के पास कंप्यूटर भी नहीं है। ठीक है, तो ये अभी चार आज रिसेंटली सर आज ये एक डेवलपमेंट हुई है, मुरारा साहब ने कहा है कि जो पेंशन के वर्क्स हैं जी वो हम ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, जी जी ठीक तो है उन्होंने वो तो कर दिया, लेकिन वो हो नहीं पाएगा क्योंकि जी। बहुत ही डिफिकल्ट है ये तो। हाँ जी, बाकी तनवीर साहब कह रहे हैं कि करीम उबर भी डिजिटल रेवोल्यूशन के अंदर है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान के अंदर जिस दिन 3G आया उससे अगले दिन करीम और उबर ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए, तो डिजिटल रेवोल्यूशन आना स्टार्ट हो गया। फिर बहुत सारे एरियाज़ के अंदर इंटरनेट अभी अवेलेबल नहीं है, तो ये मसला है। तो इस टॉपिक के अंदर आप लिखेंगे कि क्या क्या मसाइल हैं, क्या होता है डिजिटल रेवोल्यूशन, पाकिस्तान के लिए क्या मसाइल हैं, क्या अच्छी बातें हैं, और एंड पे अपना एनालिसिस कि जनाब पाकिस्तान जो है वो डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए तैयार है या नहीं है। ठीक है, अगर तैयार है तो किस तरीके से तैयार है। तो बहुत सारे लोग इस पे अखबार में पढ़ते रहते हैं, फूड पांडा यूज़ करते रहते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स करते रहते हैं, तो इन सबको इन चीज़ों का पता है। ठीक है, तो ये जो है ये जनाब ये आप इजी पैसा, इजी हाँ जी इजी पैसा, और ये बिल्कुल जो ऑनलाइन बैंकिंग है ये भी है। अब एक अंदाजे के मुताबिक लाखों लोग हैं जिनके अकाउंट्स हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लाखों लोगों को ही अकाउंट्स का यूज भी आता हो। जी। बैंक में जाएं तो हाँ अक्सर जी लोग कहते हैं कि हमें अंगूठा लगा दें, साइन भी नहीं करने आता, हाँ जी हालांकि उनका बैंक अकाउंट है, तो बिल्कुल उनके नवीद लिए अहमद ये साहब काफी जरा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ठीक है, और हम अब अगले 10th टॉपिक के पास जाते हैं और कहते हैं कि आसिफ साहब हैं हमारे साथ एक। आसिफ साहब आप ज़रा ऑनलाइन हो, माइक ऑन करें और 10वां टॉपिक पढ़ें। जी आसिफ साहब, आई थिंक आसिफ साहब अवेलेबल नहीं है। आप में से हैंड रेज करें जो लोग बात करना चाहते हैं, 10th टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। जी मोहम्मद अहमद सलीम साहब आप ऑनलाइन करें, ज़रा माइक ऑन करता हूँ मैं आपका, और आप पढ़ना स्टार्ट करें 10th टॉपिक। जी अहमद साहब, अच्छा जनाब अहमद साहब आपको आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें। हेलो जी, सिद्रा खान आप पढ़ें काइंडली। IMF bailout road to stability a recipe for disasters। सर इसका मतलब ये होगा कि IMF से जैसे हम लोन लेते हैं तो इससे हमें क्या असर पड़ता है, हमें क्योंकि लोन लेते हैं हमें उनकी हम पे है डिपेंडेंस है हम पे उन पर, तो हमें उनसे पैसे लेने पड़ते हैं, तो हमें उनकी बातें भी माननी पड़ती हैं।
तो जी ये हमारे लिए स्टेबिलिटी है या डिजास्टर्स है, तो इस वजह से इसका आएगा ऐसे। जी सिद्रा साहबा, आप ये बताएं कि जो डेली अखबार पढ़ता हो क्या वो इस टॉपिक पे लिख सकता है? जी सर बिल्कुल। अच्छा, और अगर ना भी पता हो तो इसके बारे में चंद चीज़ें पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये आपके मुल्क की चीज़ें हैं और आपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। सिर्फ आपको वो वर्ड्स चाहिए जिन वर्ड्स के अंदर आपने चीज़ें लिखनी हैं, ठीक है? तो इसलिए जो है ये हम इसे येलो कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को मुश्किल लगता होगा, जैसे तनवीर साहब चैट में कह रहे हैं कि मुझे मुश्किल लगता है। बहुत सारे लोगों को आसान लगता होगा जो डेली अखबार पढ़ते होंगे, तो हम इसको येलो कर लेते हैं, ठीक है जी। तो सर इसको हम आईआर की थ्योरी से, डिपेंडेंसी थ्योरी से हम एक्सप्लेन बिल्कुल कर सकते हैं आई थिंक। बिल्कुल, अगर आपने आईआर पढ़ा है तो आप बिल्कुल उस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने सिंपल करंट अफेयर्स पढ़ा है या पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ा है तो आप जनाब जो है वो उनके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सब लोगों ने मिलके 10 टॉपिक्स देखे तो हमें ये पता चला कि 2 टॉपिक्स तो बिल्कुल कॉमन सेंस से हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक टूरिज्म, ठीक है, और एक डिजिटल रेवोल्यूशन जो हम डेली बातों में सुनते हैं कि फलां हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऊबर आ गई, फूड पांडा आ गया, कोविड की वजह से काम रुका था तो वो वर्क फ्रॉम होम से हो गया, 3G आ गया, 4G आ गया, मोबाइल कंपनियों ने बहुत इश्तहार दिए होते हैं। तो डिजिटल रेवोल्यूशन के बारे में तो आपको बहुत कुछ वैसे ही टीवी देख के ही पता चल जाता है। टूरिज्म के बारे में भी आपने टीवी प्रोग्राम कभी ना कभी देखा होगा या वैसे सुना होगा, तो आप टूरिज्म के बारे में भी अच्छा खासा लिख सकते हैं। आप बता सकते हैं कौन सी जगह हैं पाकिस्तान में, कौन सी नहीं हैं। ये 2 टॉपिक तो ऐसे हैं कि जिसके लिए आपको बिल्कुल भी कोई मटेरियल नहीं चाहिए। फिर 3-4 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने अपने कोर्सेज में पढ़े हुए हैं पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, आईआर और पॉलिटिकल साइंस के अंदर। वो कौन से हैं जी? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड नंबर 5 टॉपिक, डेमोक्रेसी से रिलेटेड नंबर 4 टॉपिक, फ्यूचर ऑफ कश्मीर कॉज से रिलेटेड नंबर 3 टॉपिक, और जनाब हमारे पास है ये 3 टॉपिक हो गए, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आईएमएफ भी हमने आईएमएफ से रिलेटेड भी पढ़ा होता है अपने कोर्सेज के अंदर, तो 4 टॉपिक्स ये हो गए। 2 टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमने बिल्कुल नहीं पढ़े होते, जैसे नंबर 8 है जिसे मैंने रेड किया हुआ है, और नंबर 1 है जिसे मैंने रेड किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपके अदर सब्जेक्ट्स, जेंडर स्टडीज़, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल साइंस, इधर से आते हैं, ठीक है। तो ये आप देखें कि 2020 के पेपर का हमने एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि हमें 2 टॉपिक तो पहले से आते थे, और हमें 4 टॉपिक इसलिए आते हैं क्योंकि हम CSS की तैयारी कर रहे हैं, और हमें 4 टॉपिक्स जो हैं उनमें से 2 टॉपिक्स इसलिए आते हैं कि हमारे कुछ ख़ास ऑप्शनल थे, और 2 टॉपिक्स बिल्कुल नहीं आते। लेकिन हमें कोई मारेगा नहीं कि आपको 2 टॉपिक्स क्यों नहीं आते, क्योंकि हमसे तो सिर्फ ये पूछा है कि आपने एक टॉपिक पे पेपर करना है, ठीक है। तो ये कुरतुलैन साहबा, आप चैट में लिखें कि आप इन 10 में से कौन से टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना पसंद करेंगी अगर आप पिछले साल इम्तहान में बैठी होती तो। आप काइंडली चैट में लिखिए, बल्कि आप सब लोग चैट में लिखिए कि आप कौन से वाला ऐसे जो है पसंद करते। जी बिलावल साहब कह रहे हैं मैं 5वां करूंगा। 5वां क्या है? ग्लोबल पावर डायनेमिक्स का। किसी ने कश्मीर का कहा है, विमेन यूनिवर्सिटीज़ का कहा है, तैयब ने टूरिज़्म और डिजिटल का कहा है, अमीर तैमूर ने विमेन यूनिवर्सिटीज़, फिर सिद्रा ने टूरिज़्म, IMF, अहमद सलीम साहब को 3 टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको इधर पेपर देखते साथ ही पता चल गया कि भाई ये तो हमें तैयार है तकरीबन डेटा इसका, हमें तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है। आप इम्तहान में बैठे हैं, ये 10 टॉपिक आपके सामने आए हैं, ठीक है। इन 10 में से आपने जो है 2 टॉपिक वो वाले ढूंढने हैं जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता है। कौन कौन से टॉपिक होंगे? एक होपफुली टूरिज़्म होगा, दूसरा कश्मीर कॉज होगा, या मे बी डेमोक्रेसी वाला हो, फॉरेन पॉलिसी वाला हो, ठीक है, या मे बी डिजिटल रेवोल्यूशन वाला हो। अब ये 2-3 ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता होगा, ठीक है। आपने ये क्या करना है कि उन्हें हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि किससे रिलेटेड आपके पास डेटा ज़्यादा है आपके दिमाग में,
किस में कौन कौन सा डेटा आप डाल सकते हैं, कौन कौन सी परसेंटेजेस जो आपको याद हैं, रैंकिंग याद है, ईयर नंबर याद है, हिस्ट्री याद है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स याद हैं, वो कौन कौन से पॉलिसीज़ याद हैं, तो वो कौन कौन से आप जो हैं वो ऐड कर सकते हैं उसके अंदर चीज़ें। तो ये बड़ा क्रिटिकल स्टेज होता है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनकी एक अटैम्प्ट सिर्फ इसलिए ज़ाया हो गई कि उन्होंने टॉपिक जब दो उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए तो उनमें समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सी वाला लिखूं। इधर आपने थोड़े से जो हैं वो स्ट्रांग होना है, थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा करना है और आपने सोचना है कि मैं कौन सा टॉपिक फाइनल कर रहा हूँ। अच्छा, अब जब मैं अपना इम्तहान दे के 2018 का बाहर निकला था तो बाहर सारे लोग ये कह रहे थे कि जिन लोगों ने डेमोक्रेसी के ऊपर ऐसे किया है वो सारे फेल हो जाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी के ऊपर हर आदमी ने किया है। ठीक है, हर कोई कह रहा था कि मैं डेमोक्रेसी पे करके आया हूँ, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ये बड़ा कॉमन टॉपिक था इसलिए सारे फेल हो जाएंगे। तो ये वाली बात जो है ये बिल्कुल गलत है। आप जिस भी टॉपिक पे लिखें, अगर आपकी अंग्रेज़ी सही है, आपका स्ट्रक्चर सही है और आपकी ग्रामर सही है, ठीक है, तो आपको कोई भी फेल नहीं करेगा। ठीक है, ये बात अपने जहन में आप बिठा लें। आपका कोई स्पेलिंग गलत ना हो, कोई ग्रामर गलत ना हो और आपका स्ट्रक्चर अच्छा हो। ठीक है, बेशक वो कॉमन से कॉमन टॉपिक हो और बेशक वो CSS देने वाले 40,000 के 40,000 कैंडिडेट्स ने सॉल्व किया हो, लेकिन आपका अगर सही है तो एग्जामिनर को नज़र आ जाएगा कि ये चीज़ सही है। ठीक है, अगर आपके ऐसे में मसला है तो एग्जामिनर को मसला नज़र आ जाएगा। तो आपने इस चीज़ पे नहीं जाना कि आपने 10 में से कोई ऐसा टॉपिक चूज़ करने चले जाएं जो सोचें कि ये तो कोई भी नहीं करेगा, मैं करूँगा तो एग्जामिनर बड़ा खुश होगा कि भाई इसने तो ये टॉपिक किया है। ठीक है, इस चीज़ में नहीं आपने पढ़ना। आपने जो है वो सबसे वो टॉपिक चूज़ करना है अच्छा जो आपको अच्छा आता है, नॉट दैट के यू आर गोइंग टू चूज़ दैट वन जिसके अंदर आपको कुछ सोचना पड़े ज़्यादा और आप सिर्फ इसलिए कि मैं यूनिक हो जाऊंगा, मैं लोगों को बड़ा इम्प्रेस करूंगा एग्जामिनर को कि मैं ये टॉपिक पे भी लिख सकता हूं, इस चक्कर में आप ना पड़िएगा। ठीक है, टॉपिक चूज़ करने पे आपने 5 से 10 मिनट लेने हैं या ज़्यादा टाइम नहीं लेना। 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपने टॉपिक चूज़ करना है। सोल क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि आपके पास डेटा किसका ज़्यादा है। ठीक है, उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स आपको किसके ज़्यादा पता हैं, किसका आपको कम पता है। इस चीज़ का बिल्कुल परेशान नहीं होना कि आगे पीछे वाले लोग जो हैं वो किस तरह से जो है वो जो है क्या नाम है उसका कौन सा ऐसे अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है जी, ये छोटी सी गाइडलाइंस हैं जो ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करने के हवाले से हैं। ठीक है, अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप काइंडली चैट के अंदर अपने इस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस लिखिए। इस लेक्चर के अलावा किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। ठीक है, और कल हम ये करेंगे कि दोबारा ये वाली शीट खोलेंगे आपके साथ और ये देखेंगे कोई एक टॉपिक इसमें से चूज़ करेंगे और उसके बाद जो है वो हम उसके ऊपर मज़ीद ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसके कीवर्ड्स ढूंढेंगे, उसकी आउटलाइन बनाना सीखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन लिखना सीखेंगे और अगले 5 दिन जो है वो हम कम अज़ कम या 6 दिन एक ही ऐसे को बनाने में लगाएंगे और आप उसका होमवर्क किया करेंगे जो मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो इधर जो है ये मैं ऐसे का टॉपिक सिलेक्ट करने के हवाले से आपको गाइडलाइंस जो है वो ख़त्म करता हूँ। और किसी ने पूछा है जी कि सर ऐसे में सिंपल और करेक्ट इंग्लिश होनी ज़रूरी है या हाई फाई इंग्लिश। तैयब साहब, अच्छी इंग्लिश, साफ़ सुथरी इंग्लिश वो होती है जो करेक्ट हो और जो सिंपल हो। हाई फाई इंग्लिश आप तब लिखिए जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपके अंदर से खुद निकलेगा कि इसके लिए ज़्यादा अच्छा वर्ड ये वाला है। लाजमी तौर पे ऐसा ना कीजिए कि खुद ही वर्ड कोई मोटा सा ढूंढ के उसे घुसाने की कोशिश कीजिए। तो ग्रुप के अंदर मैं अपनी कुछ पुरानी वीडियोस शेयर करूंगा जिसके अंदर आप जो है वो इन सवालों का जवाब है कि हाई फाई इंग्लिश क्या होती है और असल इंग्लिश क्या होती है दूसरी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद किसी ने कहा आउटलाइन पे गाइड करें, तो साहिबल फातिमा साहबा ये हमारा आउटलाइन पे एक स्पेशल लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, उसके बाद किसी ने कहा कि सर स्पेलिंग की बहुत गलती होती है, इसका क्या हल है। तो हसन जमाल साहब, आपकी जब स्पेलिंग की गलती होगी तो आप उसकी एक लिस्ट बनाया करें कि आज आपके इस वर्ड के स्पेलिंग गलत थे और इसके सही स्पेलिंग ये हैं। तो अगली बार जब आप ऐसे लिखने बैठें तो वो वाली लिस्ट एक बार पढ़ लिया करें, तो उस ऐसे में कम से कम आप वो वाले स्पेलिंग गलत नहीं करेंगे, कोई और स्पेलिंग गलत करेंगे। फिर जब वो चेक होके आएगा तो फिर उसकी लिस्ट बना के रख लें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है स्पेलिंग्स याद हो जाएंगे। आसिफ साहब ने कहा है कि सर टॉपिक नंबर 9,
ठीक है, तो जनाब टॉपिक नंबर 9 पे मैं क्या करूं, इस पे हम जो है वो अगले लेक्चर के अंदर जो आप टॉपिक सजेस्ट करेंगे उसके ऊपर आउटलाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, किसी ने कहा कि सर मैं एक स्टांस लेके चलूँ या 2 साइड, तो जनाब एक स्टांस लेके चलना होता है आमतौर पे, लेकिन 2 साइड्स वहाँ लेनी होती है जहाँ आपसे एवेल्यूएशन का पूछा जाता है कि क्या पाकिस्तान डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए तैयार है या नहीं। तो हमने जो है वो उसे एवेल्यूएट करना है, फिर गैप एनालिसिस करना है, और फिर एंड पे जाके बताना होता है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इंडिया की पॉलिसी अच्छी है या पाकिस्तान की, तो फिर आपने एक साइड लेनी है। अगर ये पूछा जाए कि IMF के स्टेबिलिटी आती है या डिज़ास्टर आता है, तो आपने एक साइड लेनी है। लेकिन जिसके अंदर आपसे राय पूछी गई है कि क्या वो रेडी है, तो फिर आपने दोनों साइडें बात करके उसके बाद फिर उसे जो है वो एड्रेस करना है, अपना एनालिसिस देना है। अच्छा, उसके बाद किसी ने कहा है जी कि UPS के एसे से हेल्प ले सकते हैं। जी तलहा साहब, मैंने अपनी तैयारी के दौरान UPS के एसे से बहुत हेल्प ली थी, और मैंने UPSC के, और मैंने एक लिस्ट बनाई थी जो मुश्किल टॉपिक्स थे उनके, तो मैं उनकी भी आउटलाइन तैयार की थी ताकि अगर हमारे एग्ज़ाम में उधर से कोई टॉपिक आ जाए तो मैं कर सकूं। ठीक है, तो होलिस्टिकली करते हैं वो, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता रहता हूँ वक्त के साथ साथ। ठीक है, तनवीर साहब कह रहे हैं कि डिजिटल रेवोल्यूशन के फ्लॉज भी डिस्कस करने होते हैं। जी जनाब, बिल्कुल फ्लॉज डिस्कस करने हैं, अपने प्रॉब्लम्स बताने हैं, प्रोस्पेक्ट्स बताने हैं, और फिर एंड पे अपना एनालिसिस करना है कि जी मेरे ख्याल में ये है, और एनालिसिस में हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बात नहीं करनी। ठीक है, अहमद सलीम साहब कहते हैं UPSC क्या है जी, ये इंडिया का FPSC है। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन हो आपका, लास्ट क्वेश्चन के लिए कोई लिखना चाहे तो लिखते। चलें, होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप सब लोग जो है वो अपनी जो पेड सेशन लेना चाहते हैं वो अपनी फ़ीस जमा करवा दें। कल 9 बजे क्लास होगी, और उस क्लास में वही लोग होंगे जिन लोगों ने फ़ी जमा करवाई होगी। उसका प्रोसेस मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, और CSS एग्ज़ाम तक आपके जो एसेज हैं वो मैं चेक करके आपको रिप्लाई करता रहूँगा। ठीक है, किसी ने कहा अपना लिखा हुआ ऐसे शेयर करें। जी मैंने किया हुआ है ग्रुप के अंदर, आप रीशेयर कर दीजिएगा काइंडली। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।